देखिए बच्चों, हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे रिवीजन में, वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। ठीक है। हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को जरा अहमियत दे रहे हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। रिवीजन के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का, मोस्ट लाइकली लॉन्ग के अंदर आएगा। ठीक है। पूछे जाने का अंदाज क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन का, जरा हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मोस्ट लाइकली आने वाला क्वेश्चन है। दो अंदाज इसके हो सकते हैं पूछे जाने के। दो अंदाज में से या तो सवाल आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दें, ये तो आएगा ही। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दें और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर दें। अब या तो sp3 पूछ सकता है या sp2 पूछ सकता है, इन दोनों के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। दोनों में से कोई एक पूछेगा। या तो सिंपल कर दें, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दें, sp3 एक्सप्लेन कर दें, या sp2 एक्सप्लेन कर दें। या फिर वो वर्डिंग घुमा सकता है। वर्डिंग क्या घुमाएगा? हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दें और हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन या अमोनिया डिस्क्राइब कर दें। यानी कि वो sp3 की जो एग्जाम्पल्स है ना, CH4 NH3, वो मालूम करना चाहता है कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है। यानी अगर वो कह रहा है CH4 की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए, तो यानी वो आपसे sp3 ही कह रहा है। या वो कह रहा है NH3 की हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर दीजिए, तो दरअसल वो आपसे sp3 ही पूछ रहा है। इसी तरह sp2 में क्या हो सकता है? वो बोल सकता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF4 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बता दीजिए, या फिर इथीन। इथीन भी कहते हैं, इथाइलीन भी कहते हैं, इथीन या इथाइलीन। इसे डिफाइन कर दीजिए, इसे डिफाइन कर दीजिए। ये दो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं इस सवाल को पूछे जाने के। मोस्ट लाइकली लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो तुमने करना है क्या है। तुमने करना क्या है, तुमने सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। तुमने क्या करना है, सबसे पहले तो डिफाइन कर लेना है हाइब्रिडाइजेशन को। वो जो डेफिनेशन तुमने याद की थी ना, रट्टा मार मार के हिल हिल के, तो तुमने याद किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दोगे। है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? जब डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डेवलप करते हैं, जिनकी शक्ल और तवानाई एक जैसी होती है ना। नए डीजेनरेटेड ऑर्बिटल डेवलप होते हैं, जिनकी शक्ल और तवानाई एक जैसी होती है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, डेफिनेशन हो गई। अब इसकी चंद एग्जाम्पल्स तुम ले सकते हो। जैसे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, sp1 भी होती है। ये टाइप लिख दी तुमने डेफिनेशन के साथ ही, नीचे थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है। अब क्या करोगे? अब मिसाल के तौर पर तुमसे पूछा गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। है ना, तो डेफिनेशन हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, जनरल डेफिनेशन हो गई। अब तुम आए और तुमने क्या किया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना शुरू किया। तो मानो तुमसे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी वाली पूछी गई है? तुमसे पूछी गई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि तुमने यहां पे आके sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखी। ठीक है। sp3 की डेफिनेशन क्या होगी? एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में चार नए डीजेनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डेवलप होते हैं। है ना, चार नए डीजेनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल डेवलप होते हैं, जिनकी शक्ल और तवानाई बराबर होती है। जिनकी शक्ल और तवानाई बराबर होती है। ठीक है ना। फिर उसके तुमने चंद पॉइंट लिख दिए भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आम तौर पे टेट्राहेड्रल शक्ल होती है। यूजुअल एंगल क्या होता है? 109.5 होता है ना, आम तौर पे बात करेंगे हम इसको। ठीक है ना। फिर तुम आए और तुमने क्या किया, उसकी एग्जाम्पल लिख दी। अब उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? तो तुमने बोला भाई देखिए, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी है। मीथेन इसकी एग्जाम्पल में आता है ना।
अमोनिया इसकी एग्जाम्पल में आता है, वाटर इसकी एग्जाम्पल में आता है। यानी यहाँ जो सेंट्रल एटम कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है ना, हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की बताते हैं, बाकी तो कनेक्टिंग एटम होता है। अब अगर उसने सवाल ये पूछा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो तुमने ये तमाम बातें लिख दी, और फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने क्या किया, तुम अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर तुमको स्पेसिफिक नहीं किया तो तुम ये वाली चूज कर लो, है ना। अब तुम आओगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, क्या हमारा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तुम इस एग्जाम्पल में आए, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में आए, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के अंदर तुम्हें क्या करना है, अब ये तुम्हारा असल काम शुरू हो रहा है। अब सवाल अगर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में पूछ ले, ये पूछ ले डायरेक्ट, तो भी यही काम करना है, ठीक है। और अगर वो जनरल करके पूछे तो तुम डायरेक्ट मीथेन बताना। अब मीथेन में तुम क्या करोगे, सेंट्रल एटम तुम्हारा कौन है, कार्बन, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम लेना होगा, ठीक है। हमारा पहला काम यही था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम। अच्छा, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम इसके अंदर, हम पहले लिखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। पहले हम कौन सी लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कार्बन छठा एलिमेंट है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, है ना, यही होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या लिखेंगे हम इसकी, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की, एक्साइटेड स्टेट का मतलब स्टार बना दो, 1s2 तो सेम रहती है, बट 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है ना। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल डेवलप हुए हैं, ये वैलेंस शेल था ना हमारा, ये जो ऑर्बिटल डेवलप हुए हैं हमें इन्हें डिस्कस करना। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम लिख दी। अच्छा भाई, हो गया ये काम। अब क्या करें, अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं लिखते, ऑर्बिटल मिक्सिंग लिख दें। और ऑर्बिटल मिक्सिंग ही का दूसरा नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, देखो, एक एस हुआ, फिर क्या हुआ, पी एक्स हुआ, फिर क्या हुआ, पी वाई हुआ, फिर कौन सा है, पी जेड। यही सारे ऑर्बिटल हैं देखो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक एस के पास है, पी एक्स के पास है, पी वाई के पास है, पी जेड के पास। एक साइड स्टेट की बात करें, अब ये सारे ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट होगी ये क्या करेंगे, तुम इनकी डायरेक्ट शक्ल याद कर लो, तुम इनकी डायरेक्ट शक्ल याद कर लो, sp3 की जर्नल शक्ल याद कर लो, sp3 की जर्नल शक्ल क्या है याद कर लो भैया, sp3 की शक्ल ये है। ये है sp3 की जर्नल शक्ल, है ना, ये है sp3 की जर्नल शक्ल, ये याद कर लो। इसमें ये एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। अब ये sp3 की जर्नल शक्ल है, इसको याद कर लो, ऐसे ही बना लो इसको, ठीक है। अब जब तुम यहां पहुंचोगे ना, जब तुम यहां पहुंचोगे ऑर्बिटल मिक्सिंग में, तो तुमने क्या किया, सारे ऑर्बिटल को इंडिविजुअल दिखा दिया। अब क्या करो, sp3 की शक्ल बना लो, sp3 की शक्ल बना लो, है ना। ये तो मेरी तो खैर तुम लोग जानते ही हो माशाल्लाह कितनी बुरी ड्राइंग है मेरी, तुम लोग थोड़ा अच्छा बनाओगे इंशाल्लाह, है ना। तुम्हें तो पता ही है, अल्लाह माफ करे, मेरी कितनी बुरी ड्राइंग है।
कभी भी ढंग से शक्ल नहीं बना पाता हीरो की, वो ऐसी घटिया ड्राइंग है मेरी। तुम लोग अच्छी बनाना भैया, ठीक है, जरा टाइम वाइम लेके बनाना। ये आ गई तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल की शक्ल। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? चार। एक अनपेड देना चारों, दो, तीन, चार। ऑर्बिटल मिक्सिंग हो गई, है ना? ऑर्बिटल मिक्सिंग हो गई। अब क्या करो, अब लिख दो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना? अब लिख दो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। फातिमा, इलेक्ट्रॉन पुट कर दो तो अच्छा है, ना करो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन पुट कर दो तो अच्छा है, ना करो तो चलेगा। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें। यही जो शक्ल तुमने बनाई थी ना अभी, यही जो अभी शक्ल थोड़ी देर पहले बनाई थी हमने, इसी शक्ल को दोबारा से ड्रॉ करो। और अब क्या करो, हम क्योंकि CH4 बना रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिटल डायग्राम बनाई है हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ये तो कार्बन की है। अब क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन देने। तो ये मानो हाइड्रोजन ऐसा ऑर्बिटल होता है ना, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, गोल मटोल मेरी तरह। ये बन गई। अब ये जो शक्ल बनी है तुम्हारी, ये बन गई तुम्हारी SCH4 की हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो फिर यहाँ पे बताओ इसका एंगल कितना है, 109.5 ऑर्बिटल के साथ बनाओ, ठीक है ना? अब चाहो तो यहाँ पे क्या करो, अच्छा हो कि तुम यहाँ पे क्या करो, पॉइंट लिख दो। पॉइंट क्या लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, है ना? शेप इज टेट्राहेड्रल, एंगल, बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, ठीक है ना? बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। अब ये, इससे ज्यादा तुम बातें लिखना चाहो तो लिखो कि यहाँ पे चार बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन वाला, दूसरा भी हाइड्रोजन वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, चार बॉन्ड बने हुए हैं। आगे जो भी लिखना चाहो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तक की बात समझ में आई? जो बातें तुम्हें लिखनी है वो बात समझ में आई? क्लियर है सबको? बच्चों, आवाज आ रही है? मुझे सुन सकते हो? क्लियर है सबको? आगे बात समझ में? अच्छा देखो, देखो, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हमें वो ये कहें, नहीं भाई CH4 की एग्जाम्पल नहीं, अमोनिया की एग्जाम्पल से बताइए, है ना? अमोनिया की एग्जाम्पल बताइए, जैसे भी हमने लिखा ना, फॉर्मेशन ऑफ CH4 से काम करा हमने। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, वो एग्जाम में इतना कोई जालिम आदमी हो जिसने पेपर बनाया हो, बिल्कुल रहम ना खाए तुम्हारे ऊपर, और वो ये चाहे कि तुम किसी भी सूरत पास ना हो, तुम फेल होके ऐसी जाहिल रहो, और तुम्हें मासी की नौकरी भी ना मिले। सब बोले अरे है, ये तो मासी की नौकरी करने के भी काबिल नहीं है, इंटरव्यू नहीं किया इन्होंने, ठीक है? तो फिर अगर ये जालिम आदमी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की जगह स्पेसिफिक कर दे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताइए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की मदद से एक्सप्लेन करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? अब कैसे करेंगे भाई, काम तो वही है। हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम करनी है। यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ठीक है? अच्छा, नाइट्रोजन की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइड स्टेट दोनों सेम ही होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट एक्साइड स्टेट सेम ही होती है, ठीक है? तो हम अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट एक्साइड स्टेट सेम ही होती है। तो वो क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, है ना? ये हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मिक्स कौन होंगे,
कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? ये वाले ऑर्बिटल मिक्स होंगे, है ना। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल किनकी होगी? इनकी होगी। तो चलो फिर ऑर्बिटल मिक्सिंग वाली हेडिंग डालते हैं। बिल्कुल वही कार्बन वाला काम हो रहा है, ऑर्बिटल मिक्सिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ऑर्बिटल मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब वो कैसे दिखाएंगे? हम बोलेंगे देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? वही एक एस ऑर्बिटल है, गोल मटोल। फिर क्या है? पी एक्स। और क्या है? पी वाई। और क्या है? पी जेड। एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर बना दो। पी में एक, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ये आपस में हो गए। अब क्या होगा? अब ये आपस में मिक्स होंगे। मिक्स हो गए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है। लिहाजा जो शक्ल हमने बनाई थी वो ही शक्ल हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लें, है ना। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5। तो चलो पहला आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उसके बाद फिर 5। यानी एक ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा और बाकी तीन अनपेयर्ड रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन तुमने देखी मैंने कैसे करी? सिंगल सिंगल सबको दिए। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देने का कानून कौन बताता है? हंट्स रूल। क्या कहता है कि जब डी जनरेटेड यानी सेम तवानाई वाले ऑर्बिटल मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल किए जाते हैं, और अगर बच जाएं इलेक्ट्रॉन तो फिर पेयर किए जाते हैं। याद है ना बच्चों? याद है ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, जब ये काम कर लो तो अब क्या करो? अब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दो। वो जो लास्ट वाली हेडिंग थी ना, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे दिखाओगे? अगेन यही वाली शक्ल दोबारा ड्रॉ कर लो, है ना। यही वाली शक्ल दोबारा ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अब क्या देना है इसमें? हमें क्या फिल करना है? हाइड्रोजन कितने? अमोनिया में 3 है, तो 1 2 3। चौथे वाले को क्या करो? देखो तुमने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाया था, यहाँ पे तुमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए थे, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए थे ना, बस यही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ड्रॉ करो। यानी जिस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, सॉरी, जिस ऑर्बिटल को हाइड्रोजन नहीं दिया उसमें क्या किया? पेयर वाला इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्योंकि वो पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है लिहाजा वो बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये बन गई हमारे पास शक्ल। अच्छा, अमोनिया के केस में जरा याद रखना कि ये जो एंगल है वो 107 डिग्री होता है, 109.5 नहीं होता, बल्कि 107 होता है। क्यों होता है भाई? 107 क्यों होता है? यहां तो एंगल 109.5 है ना। यहाँ 109.5 है, यहाँ पे 107 क्यों हो गया? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि यहाँ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन में रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल कम हो जाता है ना। रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक और भी तो काम होता है यहाँ पे, एक और भी तो काम होता है यहाँ पे। अमोनिया के केस में अमोनिया के केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन तो sp3 होती है, लेकिन शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल नहीं होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। पायरामिड कह लें या पायरामिडल कह लें, एंगल 107 डिग्री होता है। देखो दो चेंजेस आ गए हैं, शक्ल भी चेंज हो गई है, एंगल भी चेंज हो गया है। वजह क्या है? वजह क्या है? लोन पेयर के आने से शेप बिगड़ जाती है, एंगल कम हो जाता है ना। शेप बिगड़ जाती है, एंगल कम हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान में रहेगा ये।
समझ में आई है sp3 वाला पार्ट? sp3 वाला पार्ट समझ में आई है रख के? क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट हम जाते हैं और sp3 जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दो बातें ना। देखो, या तो वो तुमसे पूछ सकता है sp3 या पूछ सकता है sp2। सेम काम यहां पे भी करेंगे हम। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे sp2 के लिए। जैसे अभी हमने sp3 को डिफाइन किया है ना, जैसे sp3 को डिफाइन किया हमने, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने sp3 के अंदर क्या किया, sp3 के अंदर हमने डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखी, और फिर उसकी एग्जाम्पल बताई, और फिर फॉर्मेशन के ऊपर चले गए। सेम काम हमने क्या करना है सेम काम हमने क्या करना है sp2 को भी करना है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखना है हमें? पहला काम डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? एक एस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में तीन नए डीजेनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल डेवलप होते हैं, जिनकी शक्ल तवानाई एक जैसी रहती है। जिनकी शक्ल तवानाई एक जैसी रहती है। एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, लिहाजा वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, और उसकी शक्ल भी तब्दील नहीं होती, उसकी तवानाई भी कम नहीं होती। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल में लिखे तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या था? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जरूरी नहीं है भाई, बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी तो हो सकता है ना। या बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी तो हो सकता है ना। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये भी हो सकता है ना। बट कनेक्टिंग एटम क्या होने चाहिए? तीन होने चाहिए। कनेक्टिंग एटम क्या होने चाहिए? तीन होने चाहिए। लोन पेयर ना हो, कनेक्टिंग एटम तीन हो, sp2 की पहचान है ना। या फिर इथीन हो सकता है, इथीन C2H4 को कहते हैं ना। इथीन भी कहते हैं, इथाइलीन भी कहते हैं। इथीन भी कहते हैं, इथाइलीन भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, अब हम आते हैं, हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ इथीन करेंगे। फॉर्मेशन, इथीन बाद में करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राई क्लोराइड का। अब अगर फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन करना होगा। क्या वजह है, बोरॉन क्यों करेंगे? बोरॉन सेंट्रल एटम है ना। तो पहले बोरॉन करने के लिए हमें क्या होगा, हम पहले बोरॉन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होती है वो? 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0। फिर होती है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनती है वो? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, और 2pz रिमेन 0। अब क्या हुआ, अब अगर आप नोट करें तो अगेन यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन का अमल होगा, है ना। इन ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन का अमल होगा, जबकि ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा। ठीक है ना, अनहाइब्रिडाइज रहेगा। बेटे, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक अहम होता है, छोड़ो नहीं। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक अहम होता है, छोड़ो नहीं। अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन हो गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? ऑर्बिटल मिक्सिंग। ऑर्बिटल मिक्सिंग में हमारे पास क्या है भाई? एक एस ऑर्बिटल है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, और पी जेड तो इलेक्ट्रॉन रखता ही नहीं है। चाहो तो बना दो, वरना छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, चाहो तो बना दो वरना छोड़ दो। अब
तीन ऑर्बिटल हैं तो तीन ऑर्बिटल की शक्ल कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तीन इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन। तो यहां भी बना दो, एक, दो, तीन। एंगल कितना होता है इनमें? 120 डिग्री, है ना? sp2 की sp2 की शक्ल याद कर लो, क्या होती है? ये होती है ये शक्ल। अब sp2 की शक्ल यही रहनी है। अब sp2 की शक्ल यही नहीं है बेटे। वेसिपल थ्योरी के पोस्टुलेट कर लो तो अच्छा है, वैसे मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लो तो अच्छा है वेसिपल थ्योरी के पोस्टुलेट। तीन चार मोटी मोटी बातें हैं, वो याद कर लेने में इतना मसला नहीं होगा, जहन में बिठा लो बस, खाली आ जाए तो लिख देना। अच्छा, अब क्या करना है हमें? ऑर्बिटल मिक्सिंग हो गई, अब क्या दिखाना है हमें? लास्ट हेडिंग। लास्ट हेडिंग क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? शक्ल बनाई हमने, बेसिक शक्ल, ठीक है ना? और उसके बाद क्या करेंगे? अब कनेक्टिंग एटम जोड़ेंगे। कनेक्टिंग एटम कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है हैलोजन, है ना? हैलोजन, फ्लोरीन। बच्चों, फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है तो अपना पी ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है ना? फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा तो अपना पी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। पी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा मतलब फ्लोरीन का ये बॉन्ड बना। हाइड्रोजन के लिए याद है हमें? हाइड्रोजन के लिए हमने एस ऑर्बिटल इस्तेमाल किया था। फ्लोरीन के लिए एस ऑर्बिटल नहीं इस्तेमाल होगा, पी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। तो ये जो ग्रीन के साथ दिखा रहा हूं मैं, ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, ठीक है? एंगल कितना है भाई यहाँ पे? 120 डिग्री, है ना? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो जो पॉइंट हम लिख रहे थे वो लिखेंगे यहाँ पे। हाँ बेटे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स अहम होंगे, ठीक है ना? पोस्टुलेट्स इनके अहम होंगे, वरना डिफरेंसेस के अंदर आ सकते हैं। डिफरेंसेस के अंदर आ सकते हैं। रुमेसा देखो, अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं रखता तो ना दिखाएं चलेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो पाई बॉन्ड बनाने जाएगा, फिर दिखाना जरूरी होगा, फिर दिखाना जरूरी होगा। अच्छा, अब देखो, वो जो हमने पॉइंट लिखे थे वो क्या थे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर है? टाइम खत्म हो रहा भाई, 5 मिनट बाकी हैं। जल्दी से मैं इथीन वाला करवा देता हूँ, ठीक है ना? ये एक एग्जाम्पल हो गई ना इसकी, फॉर्मेशन ऑफ BF3, ठीक है ना? अब फॉर्मेशन ऑफ C2H4 करवाता हूँ जल्दी से। C2H4 में हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। वही CH4 वाली कहानी है पूरी, ठीक है ना? तो पहले देखेंगे हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है वो? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, सॉरी 2pz0, नॉट वन। अनहाइब्रिडाइज ग्राउंड स्टेट पे तो जीरो होता है ना ये। फिर लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, नाउ 2s1, 2px1, y1, 2pz1। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे ये, अगेन ये वाला अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ऑल्दो इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनहाइब्रिडाइज है। अब इसको दिखाना भी जरूरी है।
ठीक है, अब हम दिखाएंगे जब ऑर्बिटल मिक्सिंग, तो इसको दिखाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, एस हो गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये दिखाया, और अनहाइब्रिडाइज्ड को हम अलग से दिखा देंगे। अनहाइब्रिडाइज्ड को हम इस तरह दिखा देंगे। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, मिटाते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड को हम इस तरह दिखा देंगे। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रेड से जो दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज है, इनके दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री, है ना। अनहाइब्रिडाइज का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अनहाइब्रिडाइज का कितना होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, बॉन्ड फॉर्मेशन दिखानी है। अब देखो, इथीन में दो कार्बन है, इथीन में दो कार्बन है, बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट शक्ल याद करो, चीजें लिखो। पहले एक बना लिया, लो, बनाई नहीं, कच्ची हो गई। एक बना लिया, और ये बन गया। अब ऐसा ही बिल्कुल इसका मिरर इमेज दूसरा बना लिया। ठीक है, अब ये जो अनहाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिडाइज से जोड़ लो, पाई बॉन्ड बन गया। और साथ में क्या है, हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन दे दो। अनहाइब्रिडाइज को अनहाइब्रिडाइज से जोड़ा, हाइब्रिडाइज को हाइब्रिडाइज से जोड़ा। ठीक है ना, हाइब्रिडाइज को हाइब्रिडाइज से जोड़ा। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि ये वाला जो बॉन्ड बना है हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज में मिलके, ये सिग्मा। लेकिन ये जो अनहाइब्रिडाइज में बना है, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। इसी तरह ये भी सिग्मा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया, ये भी सिग्मा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं वो सिग्मा, जो अनहाइब्रिडाइज बना रहे हैं वो पाई। एंगल किसका लिया जाएगा हमेशा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एंगल हमेशा किसका लिया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो कितना है, 120 डिग्री, कहीं से भी देख लेंगे, हाइब्रिड में एंगल 120 डिग्री बनेगा। आई बच्चों बात समझ में। ठीक है, लिखेंगे कैसे, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, शेप क्या होगा, क्या होगा भागो, शेप इज, शेप क्या भैया, टाइम खत्म हो रहा भाई। चलो यहां तक रखते हैं, अभी दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आओ, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ रही है। अगर हमसे कहा जाए विस्पर थ्योरी के मुताबिक अमोनिया की शक्ल ड्रॉ करें और एक्सप्लेन करें, तो ये जो शक्ल है हमारी, ये ड्रॉ हो गई, है ना, ये शक्ल ड्रॉ हो गई। अब ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है ना, ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम क्या बातें लिखेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो, यहाँ पे तुम्हें तीन बॉन्ड, स्टिक का मतलब है बॉन्ड, लाइन जो बनी हुई आ रही है ना, ये इसका मतलब है बॉन्ड। और जो दो डॉट नजर आ रहे हैं ये लोन पेयर्स है। ठीक है, तो तुम इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो तुम ये बोलोगे, देयर आर फोर एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन करते हैं, है ना। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स विच आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। अब वो
एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? थ्री आर बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर। यहां पर तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। फिर क्या करोगे? फिर आगे बोलोगे शेप इज ट्राइगोनल पायरामिड। अमोनिया में लोन पेयर की वजह से बिगड़ जाती है ना। बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्जन। ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आगे तुम मजीद जितनी बातें ऐड करते जाओ। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। शेप होनी ये चाहिए थी, हो ये गई लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से। बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए था, हो ये गया लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से। लेकिन ये जो चार बातें हैं ना, ये तो लाजमी लिखनी है, ये तो लाजमी लिखनी है। अब ये हो गया अमोनिया के लिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, है ना। डायरेक्ट शक्ल बनाओ और चीजें लिखो। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अभी बनाया था हमने, अभी हमने बनाया था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये बीच में बनाओ बोरॉन, और ये बना दो तीन फ्लोराइड। बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन के पास होता है ना। एंगल कितना है ये? 120 डिग्री। अब यहां कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, तो क्या लिखोगे? थ्री एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। डायरेक्ट शक्ल बनाओ, पॉइंट्स लिखो जैसे ये लिखे मैं। ठीक है ना, कुछ रफ रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखो बस। फला बेटे देखो, अमोनिया में कनेक्टिंग एटम तो तीन है, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि लोन पेयर रखता है और लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल होने वाला ऑर्बिटल होता है, लिहाजा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल में आता है ना, लिहाजा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, sp3 है। अगर कनेक्टिंग एटम तीन हो, लोन पेयर साथ में हो, तो लोन पेयर को भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं ना। आई बात समझ में? अल्फला सैयद। हाँ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बेटे एक्टिव सेट तो तीन ही है, यहाँ लोन पेयर नहीं है ना, एक्टिव सेट्स तीन ही है, एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन ही है। अच्छा, और कौन है? मीथेन है ना। और कौन है? मीथेन है भाई, मीथेन बना लो। मीथेन क्या है? CH4 को कहते हैं, मीथेन CH4 को कहते हैं। CH4 में ये बना हमारे पास कार्बन, और अब बना लो टेट्राहेड्रल की शक्ल, और यहाँ पे दे दो H। ये हो गया CH4। एंगल 109.5 डिग्री। एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? चार बॉन्ड्स हैं, चार हैं। कार्बन के बाद कोई लोन पेयर नहीं होता, है ना। तुम अपने लिए याद कर लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होगा, बस। ठीक है ना, बस। एक और भी है तुम्हारे पास, क्या? बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड की शक्ल कैसे बनाओगे? बेरिलियम सेंट्रल एटम है, दो कनेक्टिंग एटम है, ठीक है। बेरिलियम के पास भी कोई लोन पेयर होता नहीं है, लिहाजा एंगल 180 डिग्री है, लीनियर शक्ल बनेगी, है ना, लीनियर शक्ल बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी?
बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाँ भी बच्चों, बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शाबाश अल्फला, शाबाश उमेशा, सभी का वेरी गुड। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है ना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड फातिमा। एस फातिमा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं होता बेरिलियम के पास, ठीक है? समझ में आया? हाँ एसपी, एसपी, शाबाश। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगी लग रहा है। समझ में आ गया भैया? सिर्फ आपने मॉलिक्यूल की शक्ल बनानी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कोई जो मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया था वो आप अब करने की जरूरत नहीं है। वो काम करवाया था सिखाने के लिए। एग्जाम में किसी को सिखाना नहीं है आपने, बस अपना अपना काम करना है खाली। अच्छी साफ सुथरी डायग्राम बनाइएगा, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करके चीजों को मेंशन करिएगा और चीजें लिखिएगा। नीट एंड क्लीन काम करिएगा, ठीक है? नीट एंड क्लीन काम करिएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? हाँ, चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ, गुड क्वेश्चन अल्फला। बेटे इसमें सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर कहे तो बनाएंगे वरना नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर कहें तो बनाएंगे वरना नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, चलो तूने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। देखो, प्रिंसिपल थ्योरी में हमेशा लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर मतलब होता है बॉन्ड वाला, ठीक है ना? देखो, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर शेप्स की, है ना, जब मॉलिक्यूलर शेप्स की बात करते हैं तो उनको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो ओरिएंटेशन हैं, है ना? एक हम बनाते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और एक हम बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है ना? एक हम बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो जो हम स्टिक बॉन्ड लाइन से बनाते हैं ना, वो लुईस स्ट्रक्चर है। ऑल्दो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस मॉडल भी लुईस स्ट्रक्चर ही कहलाता, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे CH4 का स्ट्रक्चर है। अब CH4 में कार्बन बनाया मैंने, और मैंने ये हाइड्रोजन बनाए, ठीक है? अब ये जो लाइन मॉडल है ना, लाइन मॉडल है ना, ये लुईस स्ट्रक्चर है। ये लाइन मॉडल क्या हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर है, 109.5 डिग्री एंगुलर। अब ये लुईस स्ट्रक्चर है। अगर हमें कहा जाए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, तो भैया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी लुईस स्ट्रक्चर को देख के बनाया जा सकता है। देखो कैसे। मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली ये जो लुईस स्ट्रक्चर है ना, ये जो लुईस स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मैंने इसे किया कॉपी, और यहां लाके उसको करता हूं मैं पेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ये हो गया मेरे पास। अब देखो मैं क्या करूंगा। मैं ये जो तुम्हें स्टिक्स नजर आ रही है ना, मैं इनको क्या करूंगा, ऑर्बिटल्स बना लूंगा। और ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन ऐसा ऑर्बिटल लगता है ना, तो ये ऐसे बना लूंगा। अब ये जो तुम्हें स्टिक्स नजर आ रही है ना, मैं क्या करूंगा, इनको मिटा दूंगा।
अब ये बन गया तुम्हारे पास क्या, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। वही जो तुम्हारे पास लाइन मॉडल था ना, उसी को मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना दिया। बल्कि लाइन मॉडल से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो बड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तुम लोग नोट करते हो कि मैं पहले बोर्ड के ऊपर लाइन बनाता था, उसके बाद फिर ऑर्बिटल ड्रॉ करता था, आसानी से हो जाता था काम, है ना, बाद में बीच में से लाइन मिटा देता, यही सेम काम। तो अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना आता है तो इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। क्या करें, आप हर लाइन को ऑर्बिटल में कन्वर्ट करें। आई बात समझ में? बात समझ में आई? बेटा लुईस स्ट्रक्चर बनाना है ना विसिपर के अंदर, ऑर्बिटल बोले तो ऑर्बिटल ड्रॉ करना है ना, वरना तो लुईस स्ट्रक्चर होता है हमेशा। वरना तो हमेशा लुईस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा भाई देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। अब हमारे पास क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। दो तरह से सवाल आ सकता है ये, है ना, दो तरह से ये सवाल आ सकता है। वो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल डिफाइन करें, ठीक है, और इसके जो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम, इक्विलिब्रियम से रिएक्शन को हटा सकते हैं, उन फैक्टर्स को डिस्कस करें। या फिर क्या हो सकता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल डिफाइन करें, वो जो डेफिनेशन है ना उसकी, वो लिखें, और हैबर प्रोसेस में इसकी एप्लीकेशन बताएं। हैबर प्रोसेस वो अमोनिया फॉर्मेशन वाला, है ना, उसमें इसकी एप्लीकेशन बताएं। अभी दो तरह से आ सकता है सवाल, दो तरह से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है शायद हैबर प्रोसेस वाला ज्यादा अहम होगा, लेकिन भैया आना तो दोनों चाहिए ना। मैं तो अब देखो, सवाल का पहला वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला काम तो क्या है, हमें डेफिनेशन लिखनी है। पहला काम तो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे मौजूद है, जब हम उसमें कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, तो वो रिएक्शन एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां इस स्ट्रेस का असर मिनिमाइज्ड हो जाए, है ना। यानी अगर मैंने लेफ्ट पे प्रेशर लगाया है तो वो रिएक्शन कोशिश करेगा अपने आप को राइट की तरफ लेके चला जाए, ताकि वो इफेक्ट जो लेफ्ट पे लगा है वो कैंसिल आउट हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, है ना। ये हमारे पास इसका तरीका, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आए इसके फैक्टर्स के ऊपर, डेफिनेशन के बाद अगर हम आए फैक्टर्स के ऊपर, तो हमने बोला था भाई देखो, तीन तरह के कंस्ट्रेंट हैं। कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन, फिर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, फिर क्या है हमारे पास, अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है, अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है तो प्रेशर। प्रेशर सिर्फ कब होगा, गैस इन्वॉल्व है अगर, तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। ये फैक्टर है। अब हमें हर फैक्टर को इंडिविजुअल डिस्कस करना होगा। अगर उसने फैक्टर वाला सवाल दे दिया, भैया लॉन्ग में आएगा ये सवाल, लॉन्ग में आएगा ये सवाल, ठीक है ना। अगर उसने फैक्टर वाला सवाल दे दिया है तो फिर हमें हर फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करना होगा। वैसे तो अगर फैक्टर देगा तो किसी एक फैक्टर का वो डिटेल करने को कह सकता है कि भाई मुख्तलिफ फैक्टर्स का नाम लिख के कंसंट्रेशन को डिटेल में बताइए, या टेम्परेचर को डिटेल में बताइए, या प्रेशर को डिटेल में बताइए। अगर कोई एक कर देगा तो शॉर्ट में आ जाएगा, और अगर वो एक ना करे, दो या तीनों ही फैक्टर्स को कहे कि भाई इसको एक्सप्लेन करें, तो फिर ये लॉन्ग में आ जाएगा, फिर ये लॉन्ग में आ जाएगा। अच्छा, फातिमा एक्सपेक्टेड लॉन्ग तो बताया है बेटे, ये लॉन्ग के अंदर ही आएगा ना, ये लॉन्ग, मुझे तो लॉन्ग में लगता है। अच्छा, अगर बात करें कंसंट्रेशन की, और ये फातिमा ये वो तो नहीं है अपनी फातिमा राजपूत वाली, फातिमा राव, ये तो वही लग रही है।
अपनी राजपूतानी। अभी तो ये कौन है? अच्छा वो अपने नाम से आओ ना। पता नहीं किस किसके नाम से आ रही है वो। ये दूसरी वाली फातिमा। अच्छा देखो, चलो खैर, कंसंट्रेशन वाली बात करते हैं। अगर कंसंट्रेशन का आ गया, तो देखो कंसंट्रेशन में हमें क्या करना होगा। कंसंट्रेशन में हमें क्या करना होगा, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। अब पूरी डिटेल करने की जरूरत नहीं है ना। रिएक्टेंट अगर कंसंट्रेशन आ गया तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। मैं सिर्फ इसके हाइलाइट्स लिख रहा हूं, आप इसे, मैंने क्लास में वाला डिटेल में काम करवाया था उससे याद कर लिएगा। जब हम रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाते हैं, है ना, जब हम रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फेवर्ड होता है। जब रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड फेवर्ड होगा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट कम करोगे तो बैकवर्ड फेवर्ड होगा, और अगर प्रोडक्ट कम करोगे तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगा, है ना। मानो क्रॉस बनेगा इनमें, है ना, क्रॉस बनेगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ाना फायदेमंद है तो प्रोडक्ट कम करना फायदेमंद है, क्रॉस एंटी प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी इनकी, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी इनकी। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में भाई? चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिस्कस करना होगा तो हम कैसे करेंगे। टेम्परेचर को कैसे डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक में अलग और एक्सोथर्मिक में अलग, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में इंक्रीज पे क्या होगा, एक्सो में क्या होगा, डिक्रीज में क्या होगा, एंडो में और एक्सो में। तो हमारे पास कौन है ये बैकग्राउंड के ऊपर गाने लगा के बैठा हुआ, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। एक्सो में क्या होगा, बैकवर्ड होगा, ठीक है। अब यही पूरा का पूरा रिलेशनशिप क्या करेंगे, हम इनवर्स कर देंगे। तो यहां पे आ गया फॉरवर्ड और यहां पे आ गया बैकवर्ड, यहां पे आ गया बैकवर्ड, ठीक है। क्या समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो, प्रेशर के अंदर क्या करेंगे हम। प्रेशर की तीन कंडीशन थी। कौन सी, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम सेम कांस्टेंट कह सकते हैं हम। वॉल्यूम को रिलेट किस चीज से करते हैं हम, वॉल्यूम को रिलेट किस चीज से करते हैं हम,
जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाए और प्रोडक्ट के मोल्स अगर ज्यादा हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल्स में रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कंडीशन है, और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है ना। ऐसे में हमारे पास क्या होगा, ऐसे में हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हम कहते हैं देखो, प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या होगा, है ना। प्रेशर अगर हम डिक्रीज करें तो क्या होगा। तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो उन्हें रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, है ना, रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। प्रेशर जगह कम करता है, प्रेशर क्या करता है, जगह कम करता है। प्रेशर का काम क्या है, गैस के वॉल्यूम को कम करना। तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं तो उन्हें रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जगह कम करेगा, तो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज करा तो ये हमारी कंडीशन को डिसफेवर करेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट बोल रही है मुझे ज्यादा रहने के लिए जगह चाहिए। क्यों पता चला कि प्रोडक्ट को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, मोल ज्यादा तो जगह ज्यादा चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए तो प्रोडक्ट रिएक्शन कह रहा है कि मुझे रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा जगह डिमांड कर रहा है। ऐसे में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जगह कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम रिएक्शन की नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने से जगह क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये हमारे रिएक्शन की कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड कंडीशन हो जाएगी, है ना, बैकवर्ड हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो प्रेशर कम चाहिए होगा, प्रेशर कम करेंगे तो जगह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, फैलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई, क्लियर है सबको ये वाली बात। बेटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल पेपर में सवाल लॉन्ग में दिया या शॉर्ट में दिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वो सवाल जो शॉर्ट में दिया है उसके साथ कोई सप्लीमेंट्री, उसके साथ कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगा के उसे लॉन्ग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इसको इसी अंदाज में तैयार करें। अच्छा नेक्स्ट देखो, रिएक्शन का वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा वॉल्यूम को फेवर कर रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा वॉल्यूम को फेवर कर रही है। ज्यादा वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बढ़ाना फायदेमंद होगा, वॉल्यूम बढ़ाते कहते हैं प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक काम किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कंडीशन क्या रिक्वायर कर दी है हमसे, कंडीशन डिमांड कर रही है, रिएक्शन डिमांड कर रहा है मुझे ज्यादा रहने के लिए जगह चाहिए। अब अगर मैं रिएक्शन की मर्जी के मुताबिक काम करूंगा तो फॉरवर्ड होगा वरना बैकवर्ड होगा, है ना, वरना क्या, बैकवर्ड हो जाएगा। अब रिएक्शन की कंडीशन क्या है, मुझे रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। जगह कैसे ज्यादा कर सकते हैं, प्रेशर को कम करके, प्रेशर को कम करके। आई बात समझ में, बात समझ में आई। अब ये AR कंप्यूटर्स कौन है यार,
नाम, कम से कम नाम से तो आओ, ताकि मुझे पता तो चले कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है, मैं उसके जवाब दे सकूं। दाओ, जवाब ही नहीं दे रहा मैं। सबा, अबे ये देखो जरा, पड़ोसन है हमारी है। सबा खालिद। बेटे लॉन्ग में अगर आए तो आप इसको, मैं तो सिर्फ पॉइंट करके लिख रहा हूं ना, खाली आप इसे वर्डिंग में लिख दोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो फिर ऐसे में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा। चार्ट ऐसे ही बनाओगे, चार्ट ऐसे ही बनाओगे, है ना, चार्ट ऐसे ही बनाओगे, बस उसको वर्डिंग में लिखोगे, सेंटेंस बना के लिख दोगे, ठीक है ना, चार्ट ऐसे ही बना देना बिल्कुल। अच्छा आप देखो, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है यानी रिएक्शन कह रहा है मुझे कम जगह चाहिए। अब जगह, रिएक्शन की डिमांड क्या है, मुझे रहने के लिए कम जगह चाहिए। अब अगर कम जगह करनी है तो कैसे करेंगे, प्रेशर बढ़ा के, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो मर्जी का काम होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम अगर सेम है, सही है, तो प्रेशर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये बात एमसीक्यूज में भी आ सकती है। क्लियर है, समझ में आया ये। क्लियर है भाई। अच्छा मैं इसका रिकॉर्डिंग ना डाल दूंगा, मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल के तुम लोगों को इसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हैबर प्रोसेस पूछे तो कैसे जवाब देंगे। ली चैटले प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया। अगर हैबर प्रोसेस पूछे वो तुमसे तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हैबर प्रोसेस की डेफिन की जो इक्वेशन है वो याद करनी होगी लाजमी। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस याद करनी होगी ये लाजमी। आयरन कैटलिस्ट है, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, 200 एटीएम प्रेशर ऑप्टिमम चाहिए, ठीक है। बनेगा क्या, अमोनिया गैस बनेगी। अच्छा ये अमल क्या है, ये दरअसल ये जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक है। आई गेस -24 किलो कैलोरीज है। अब ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन मनाहिल हमेशा अहम होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा आता है। नहीं बेटा यही यही है अहम, यही है अहम, यही आ सकता है, हैबर प्रोसेस ही है अहम जो आ सकता है। मॉडल पेपर में रिड्यूस सिलेबस में हैबर प्रोसेस ही दिया, खाली कॉन्टेक्ट नहीं दिया, रिड्यूस के अंदर यही दिया, ठीक है, तो यही करोगे। अच्छा अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन याद, इक्वेशन बेटे याद कर लेना, फंसा लेके मत चले जाना खुदा के लिए, याद कर लेना ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर पे जाओगे, ठीक है। अच्छा अब बात करोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्यों कहा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसलिए कहा। क्यों कहा ज्यादा है, देखो 1 + 3 यानी 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 4 है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कह रहा है मुझे रहने के लिए कम जगह चाहिए। अगर रहने के लिए कम जगह चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और N2 इंक्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें। एक्सो है ना, खुद लिखना, बाकी की कहानियां खुद लिखना, मैं बस बेसिक सा काम करवा रहा हूं। प्रेशर क्या होना चाहिए, क्योंकि गैस इन्वॉल्व है तो प्रेशर का इफेक्ट आएगा। अब क्योंकि मोल ऑफ रिएक्टेंट
ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना है। ये कंडीशन एडॉप्ट करेंगे तो अमोनिया फॉर्मेशन तेज हो जाएगी, अमोनिया बनना तेज हो जाएगा, टूटना स्लो हो जाएगा, टूटना स्लो हो जाएगा। अबे नरेंद्र मोदी भी है हमारी क्लास में। अबे ये नरेंद्र मोदी भी हमारी क्लास में आया हुआ है, तो अभी सुकून नहीं मिला तो मैंने बम फाड़ दिया हमने तुम्हारे पास। देखो क्लास में, देखो नरेंद्र मोदी मौजूद है हमारे पास। अबे डैश, इसको तो निकालू मैं पहले। हट गई मेरी अब। इसको तो निकालू मैं पहले, ब्लॉक करके निकालूंगा। उड़ा दिया मैंने। अबे लो, मरियम नवाज भी मौजूद है भाई हमारे पास। चलो आज छोड़ देते हैं मरियम नवाज को। बेटे अच्छा भाई देखें, हमारे पास हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाला टॉपिक है ना, इसमें हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और जो डायग्राम है उसको जरा ध्यान में रख रहा है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखें इसमें हमारा काम क्या हुआ। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, 1s2, 2s2, 2p x, 2py, 2pz, तो 211 ये बनती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की, है ना, एटम की ये बनती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बनानी है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको ये बोला था कि इसका नंबर याद कर लें आप। नंबर क्या था, 1 1 1, 2 2 1, है ना। 11 12 21, 11 12 21, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डब्बों की तादाद, है ना। इसका मतलब क्या था, डब्बों की तादाद। 11 12 21 का मतलब एक डब्बा, फिर इससे ऊपर एक और डब्बा, फिर इससे ऊपर एक डब्बा, फिर इससे ऊपर दो डब्बे, फिर इससे ऊपर दो डब्बे, और इससे ऊपर एक डब्बा, ठीक है। इस वाले हिस्से को एस ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे, ऊपर वाले को पी के लिए लिखेंगे। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, ठीक है। इतना इसके भी दो हिस्से कर लेंगे। ये आ गए पी के लिए, ये आ गए एस के लिए, ठीक है। इनका नाम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, इनका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, एस में दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, यहां भी एक दो। पी में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने हो गए, दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, इन डब्बों में फिल करना शुरू करेंगे, ठीक है। डब्बों में फिल करने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सिंगल सिंगल, 9 10 11 12। अब क्योंकि इन दो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इन दो ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अच्छा, इनका नाम भी हमने करा था, इसका नाम था सिग्मा एस, तो ये हो गया सिग्मा स्टार एस। इसका नाम था सिग्मा पी एक्स,
तो इसका नाम था पाई पी, पाई पी। मानो अगर ये वाई है तो ये जेड हो गया। इधर यहाँ पे भी क्या हो गया, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी जेड, और ये हो गया सिग्मा स्टार पी एक्स। अगर एक डब्बा है तो वो सिग्मा ही होगा, दो डब्बे हैं तो पाई होगा। ठीक है। अब इसी की बेस के ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी पूरी, है ना। इसी की बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। कैसे बनी, देखो, अरेंज कर लो, यहीं से लिखना शुरू करो। हम्म, सिग्मा एस, इससे ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार एस। इससे ऊपर कौन है, सिग्मा पी एक्स। इससे ऊपर कौन है, पाई पी वाई, पाई पी जेड। इससे ऊपर कौन है, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी जेड। उससे ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार पी एक्स। ये इसकी अरेंजमेंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। सिग्मा एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। स्टार में भी कितने हैं, दो। इसमें कितने, पी एक्स में दो। यहाँ कितने, पाई वाले को अनपेयर्ड करके फिल करो, है ना। अनपेयर्ड करके फिल करो। फिर यहाँ पे अनपेयर्ड, फिर यहाँ पे अनपेयर्ड। ये दो अनपेयर्ड आ गए, पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। ये दो अनपेयर्ड आ गए तो क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। आ रही है बात समझ में। बेटा इंपॉर्टेंट मैंने, मनाइल बेटे इंपॉर्टेंट मैंने, जो टॉपिक मैंने यहाँ करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वाले ही करवाए हैं। तो इंपॉर्टेंट का जो पीडीएफ भेजा था ना, इंपॉर्टेंट का जो पीडीएफ भेजा था ना, वही इस्तेमाल करें आप, वही इस्तेमाल करें आप। अच्छा भाई, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो पॉसिबल है, अच्छा भाई, हमारे पास ये न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के परसेंटेज ईल्ड वाले न्यूमेरिकल कुछ करने हैं या नहीं, जल्दी से बता दो। ओके देखो, परसेंटेज ईल्ड वाले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तुम लोगों का पेपर कब है वैसे। मंडे को है। अच्छा देखो, हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल क्या है, सवाल ये है कि जिंक सल्फेट जो है हासिल हुआ है हमें 10 ग्राम। ठीक है, हमारे पास सवाल में ये है कि हमने 50 ग्राम जिंक इस्तेमाल किया एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, जिससे 10 ग्राम जिंक सल्फेट हासिल हुआ। ठीक है ना।
तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी ये मालूम करना है। परसेंटेज यील्ड कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। देखो अब इस तरह के सवाल में अगर प्रोडक्ट की मिकदार गिवन हो, अगर प्रोडक्ट की मिकदार गिवन हो और रिएक्टेंट का मास भी गिवन हो, ठीक है, तो ये परसेंटेज यील्ड वाला सवाल बन जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट की जो मिकदार है, प्रोडक्ट की जो गिवन अमाउंट है, प्रोडक्ट की गिवन अमाउंट को दरअसल कहा जाता है प्रैक्टिकल यील्ड, है ना। प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल अमाउंट को कहा जाता है, प्रोडक्ट की गिवन अमाउंट को कहा जाता है प्रैक्टिकल यील्ड। ऐसे में हमें जो चीज डिटरमिन करनी होती है वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ऐसे में जो चीज हमें डिटरमिन करनी होती है वो है थ्योरेटिकल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करते हैं? रिएक्टेंट के मास से हम डिटरमिन करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करते हैं बाय स्टेशियोमेट्री, है ना। प्रोडक्ट के थ्योरेटिकल यील्ड को रिएक्टेंट के गिवन मास से मालूम करते हैं। जब हमें मालूम करना हो परसेंटेज यील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रैक्टिकल यील्ड तो गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी होगी। यानी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ जिंक सल्फेट डिटरमिन करनी होगी। और वो कैसे मालूम करेंगे? हम कहेंगे जिंक के मास से जिंक सल्फेट की थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे। अब वो कैसे मालूम करेंगे? हम कहेंगे स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। हम बोलेंगे 1 मोल जिंक बराबर है 1 मोल जिंक सल्फेट के। यानी 1 मोल जिंक से 1 मोल जिंक सल्फेट मिलता है। तो मोल की जगह जिंक का एटॉमिक मास लिख देंगे। जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 65 ग्राम, है ना। इसी तरह यहां पे मोल की जगह जिंक सल्फेट का मास लिख देंगे। जिंक का कितना है? 65। सल्फेट पूरे का याद कर लो 96 होता है ना। कितना हो गया? 161। कितना हो गया? 161 अब चलो 65 ग्राम इज इक्वल्स टू 161 ग्राम। हमें कितने ग्राम दिया गया है? 50 ग्राम। हमें कितने ग्राम में मालूम करना है? 50 ग्राम अगर जिंक हो तो कितना मिलेगा? 161 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 65 ग्राम। कैलकुलेट करके बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है।
123.84, 123.84 ग्राम जिंक सल्फेट। ठीक है ना। यानी हमारे पास अगर 50 ग्राम जिंक मौजूद था, तो उससे जिंक सल्फेट कितना मिलना चाहिए था? 123.84 ग्राम। ये जो अमाउंट है ये कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड, है ना। ये अमाउंट क्या कहलाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब अगर आपने परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, तो प्रैक्टिकल यील्ड मालूम कर ली हमने। प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है वो तो सवाल में गिवन है, 10 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड ये अब हमने मालूम कर ली, कितनी है? 123 ग्राम। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चेक करें जरा, बताने कितना आ रहा है ना। चेक करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। 9% ऐसे कुछ आ रहा हो। 8.07, 8% के करीब आ रहा 8.07%। 8.07। आई बच्चों बात समझ में? क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी क्लास में कोई इंतहाई शरीफ बच्चा आ गया है। ठीक है। और आया भी अपनी अम्मी के नाम से। आया भी अपनी अम्मी के नाम से।